नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और बाबा रामदास जी। दोनों नमस्कार। का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार। वीरेंद्र जी, आपके पास आता हूं, जरा एक विजुअल देखते हैं और उसके बाद फिर मुद्दे पर आते हैं। नमस्ते। अहलन व सहलन। अरबी में है। ये युवा जोश, आपकी एनर्जी, यहां का पूरा एटमॉस्फेयर चार्ज हो गया है। मैं उन सब भाई बहनों को भी नमस्कार करता हूं जो जगह की कमी के कारण इस हॉल में नहीं है और पास के हॉल में वो स्क्रीन पर ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ जो भारतीय होते हैं, भारतीय मूल के जो होते हैं, चाहे उन्होंने उन्हीं देशों में जन्म लिया हो, पर भारत के प्रति और अपनी मातृभूमि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक अलग स्तर का ही अनुराग है, एक सम्मान है। ये जो देश के भीतर भी लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है 11 साल बाद भी, बल्कि 11 साल बाद ही हम क्यों कहें, वो तो 25 साल से लगातार या तो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं। तो इतने समय तक भी अगर किसी का ये ऑरा हो, किसी के नेतृत्व पर इस स्तर का भरोसा हो पब्लिक को, लोगों को, और जिसको जैन जी कह करके बड़ी उम्मीद भरी नजरों से विपक्ष के कुछ नेता भी देख रहे थे कि शायद नेपाल और श्रीलंका यहाँ भी हो जाए या बांग्लादेश यहाँ भी हो जाए, उनके लिए तो ये दृश्य बड़े, मैं कहूंगा कि डरावने हैं, चौंकाने वाले हैं और उनका मनोबल तोड़ने वाले हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब 11.5 साल हो गए हैं और जिस तरीके से इंडियन डियास्पोरा को, भारतीय प्रवासियों को भारत सरकार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक लेवरेज के रूप में इस्तेमाल में उनको एक संस्थागत स्वरूप दिया है, ये अपने आप में देश हित में काम किया है। और इसकी शुरुआत भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और भारत में बड़े पैमाने पर प्रवासी दिवस समारोह मनाए जाते थे। और आज अखिलेश यादव भूल गए हैं, उन्होंने भी प्रवासी दिवस मनाया था आगरा में। मैं उसमें गया था 2016 में और उसमें बड़ी संख्या में विदेश से लोग आए थे, आगरा में एकत्र हुए थे। तो भारत में ये जो हमारे जो प्रवासी हैं, ये लोग ये भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं। ये भारत के प्रति उस देश में गुडविल क्रिएट करते हैं। ये भारत के लिए दोनों देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज के, दो देशों के बीच में संबंध खाली व्यापार का नहीं होता है, कल्चरल एक्सचेंज का होता है, एकेडमिक एक्सचेंज का होता है, यूथ एक्सचेंज का होता है, यूथ फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत की एक एक प्राचीन राष्ट्र भारत की जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा जो है मुस्लिम देशों को या अरब देशों को हमेशा ये दिखाने के लिए प्रयोग किया कि देखो मुसलमानों, ये अरब देश वाले हमारे साथ हैं। नेहरू के जमाने में सऊदी अरब के प्रिंस फैसल आए थे
काशी के दौरे पर, तो उन्होंने मंदिरों को जो है बड़े-बड़े तंबू करातों से, चादरों से ढक दिया गया था। बताइए अब मैं इसके लिए सऊदी अरब के शेख को दोषी नहीं ठहराऊँगा। आप क्या दिखाना चाहते थे कि सऊदी अरब के लोग के जो प्रिंस हैं, ये जो वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, क्या वो एंटी हिंदू थे? क्या दिखा रहे थे आप? भई हमारी जो रिच कल्चरल हिस्ट्री है, हम उसको डिस्प्ले करेंगे, या आप में ये अपराध बोध क्यों था कि जो आपने मंदिरों के ऊपर जो है चादरें टाँग दी थी? ये इतिहास था कांग्रेस का। और जितनी रिच कल्चरल डाइवर्सिटी, नृत्य है, संगीत है, वेशभूषा है, भोजन है, व्यंजन है, खान-पान है, कला है, चित्रकला है, फ़ोक आर्ट है, जो भारत में है, क्या दुनिया में कहीं है? कहीं नहीं है दुनिया में, किसी भी देश में नहीं है। और ये हमारे नृत्य जो हैं, ये प्राचीन नृत्य हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो केवल एक नृत्य था कथक, जो कि अवध क्षेत्र का था, जो मुगल दरबार में चला गया, इसलिए वो मंदिरों से खारिज हो गया। आज भी ये मंदिर में नहीं होता है। लेकिन आप अगर कभी भी किसी कथक डांस की परफॉर्मेंस को देखें, तो उसमें राधा कृष्ण की ही के ही प्रसंग होते हैं। तानसेन जो ध्रुपद गाते थे, ये जो मुगल राजा अकबर के सामने, वो क्या होते थे? वो केवल उसमें जो है शिव के प्रसंग होते हैं, और क्या होता है? क्या क्या इस्लाम में कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा भी गायन हो जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद के या कुरान के प्रसंग हो? तो ये जो हमने अपना जो जो अपना डियास्पोरा है, ये जो हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उनको हर जगह संगठित किया है। वो चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, जापान हो, चाइना हो, या साउथ कोरिया हो, जहाँ-जहाँ पीएम गए हैं, उन्होंने ये काम किया है। और बड़ी संख्या में अफ्रीका में, ओमान तो एक ऐसा देश है जहाँ पीएम गए हैं आज, जहाँ पे हिंदू समाज के लोग, भारतीय लोग 200 से अधिक सालों से, और बाकायदा उस देश के नागरिक हैं। और उनको और वो वहाँ पे माइनॉरिटी में गिने जाते हैं। वहाँ पे 200 साल पुराने मंदिर हैं वहाँ पे ओमान में, और गुजराती हैं, और एक को तो वहाँ पे शेख का दर्जा भी दिया गया है, जो कि स्टेट का रिकॉग्निशन है। तो ये बात बुरी लगती है, और वो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि साहब ये जो है मोदी जो है सस्ती लोकप्रियता बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी के समय दिल्ली में सम्मेलन हुआ था प्रवासी भारतीय, और पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति थे, उनको ओसीआई कार्ड दिया गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारतीय मूल के थे, गोवा में उनके माता-पिता गोवा में पैदा हुए थे, और वो बाद में जो है जाके राष्ट्रपति बने पुर्तगाल के। और आपको मालूम है गोवा में पुर्तगाल का शासन करीब रहा है 500 साल, उसमें बड़े भारी अत्याचार हुए, उसमें लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। वहाँ पे आज भी गोवा में जो है आपके पंजिम में एक स्तंभ लगा हुआ है, उसका नाम है हाथ कटारो स्तंभ। हाथ काटे जाते थे, लोगों को मजबूर किया जाता था कि ईसाई बनो वरना हाथ काट दिया जाएगा। गोवा इंक्विजिशन की भयानक रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां हैं, कैसे हिंदुओं का वहां कत्लेआम किया गया था, जैसा कि यहाँ पे तुर्कों मुगलों ने किया भारत में, औरंगजेब ने किया, और भी लोगों ने किया, अकबर ने किया राजस्थान में। तो ये जो है भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को स्थापित करने का प्रयास है, जो भारत के उन देशों से न केवल व्यापक संबंधों को एक नया आयाम देगी, नया विस्तार करेगी, बड़ी संख्या में जो है आदान-प्रदान बढ़ेगा, और उसमें व्यापार भी शामिल है। जो और आज की तारीख में, और इससे पहले भी, जब अमेरिकन, यूरोपियन कोई हेड ऑफ स्टेट इंडिया आता है, तो वो यहाँ पे ताजमहल देखने नहीं आता है। वो केवल अपना माल यहाँ बेचने आता है। वो केवल ये देखने आता है कि हमारा कौन-कौन सा ऐसी चीज़ें हैं, डिफेंस की हैं, हाई-टेक की हैं, एआई की हैं, जिनको हम इंडिया को बेच सकते हैं। हर अमेरिकन, आप देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ये आपका आया था यहाँ पे, बराक ओबामा, उसने कहा कि आई हैव क्रिएटेड 93,000 जॉब फॉर इन अमेरिका बाय माय ट्रिप टू इंडिया। वो गया सऊदी अरब, बोल रहा है कि हमने अमेरिका में इससे 1 लाख जॉब क्रिएट कर दिए हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है इस समय, अब जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा आधार है दो देशों के बीच के संबंध का, और दुनिया में स्थायित्व का, शांति का।
तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों की स्थिति आज जो है 1950 वाले उस जमींदार की है, जिसकी जमींदारी खत्म हो गई, और जो लोग कभी उसके नौकर हुआ करते थे, आज वो उसके सामने टहल रहे हैं बराबर के होकर के, ना उससे डरते हैं, और उनको भी बराबर का अधिकार मिल गया है वोटिंग का, उनको भी जमीन मिल गई है। जहां पहले कभी वो जमींदार की जमीन पे जो वो बेगार वो मजदूरी करते थे, आज वो जमीन के मालिक बन गए हैं। तो कांग्रेस का व्यवहार भी वो हैदराबाद के निजाम वाला है कि हम तो यहाँ के पूरे मालिक थे, और आज हमको जो है भारत सरकार ने एक महल में समेट दिया है। तो वही हाल आज राजीव गांधी, वही हाल आज राहुल गांधी का है, वही हाल कांग्रेस का है। तो उनको लगता है कि जो उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो अधिकार है कि हम तो केवल देश में राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ये चाय बेचने वाला कहाँ से आ गया। तो ये बाबा जो जी है को कांग्रेस लाने से अभी तक नहीं गई है। इसीलिए इसकी बाबा जी आलोचना को होती है मोदी के इन कार्यक्रमों की। जी। बाबा जी को लाने से पहले एक वीडियो मैं और दिखा देता हूं। यहाँ तो इस्लाम खतरे में आ गया। बाबा जी जो असली मुसलमान हैं, कन्वर्टेड नहीं हैं, असली मुसलमान हैं, उन्हें वंदे मातरम से कोई परेशानी नहीं है। वो वंदे मातरम का गायन कर रहे हैं। यहाँ वालों को क्या परेशानी है? सर, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तलवार देखने लगती है। और खाड़ी के देशों में भव्य मंदिर बन चुका है। जी, यूएई में बन चुके हैं, कई मंदिर बन चुके हैं यूएई में। जी हाँ सर, आपने जिक्र किया ना कि वो सऊदी प्रिंस आए थे तो मंदिर ढक दिए गए थे। वो सऊदी प्रिंस की निगाहों से बचाने के लिए नहीं ढके थे, वो यहाँ के जो मुल्ले हैं, जो नए नए मुल्ले हैं, प्याज खा रहे हैं सर, उनको संतुष्ट करने के लिए, वो उनको दिखाया जा रहा था कि देखो तुम्हारी आंख में ये बहुत चुभते हैं ना, ये गड़ते हैं ना कांटे के। सर, हमारे मंदिर, हमारे देवी देवता, हमारी मूर्तियां इनकी आंख में बहुत गड़ती हैं। तो उनको दिखाने के लिए वो मंदिर ढके गए थे। वो जो हमारे यहाँ जो 10-20 करोड़ हैं, जो बाहर से आया था उसको कोई दिक्कत नहीं है सर हमारे मंदिरों से। भट्ट साहब, आज भी इन लोगों ने पार्लियामेंट में जम करके हंगामे किए हैं। का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, सोनिया गांधी वापस दो, वापस दो, वापस दो, मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, मनरेगा। जी, लगातार ये लोग हंगामे पर हंगामे कर रहे हैं। कहाँ चला गया मनरेगा? अगर मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है तो आग क्यों लगी हुई है? मैं एक और वीडियो आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। ये एक नाम बदलने पर हंगामा कर रहे हैं, बल्कि उसको और समृद्ध किया है। 100 के बजाय 125 दिन तक रोजगार की गारंटी दी है, उनका पारिश्रमिक बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज शिवराज चौहान ने इनकी धज्जियां उड़ा करके रख दी। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21,
नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है। जी देखिए, ये जो बिल आया है वी जी राम जी, इसमें 2 जी हैं, लेकिन दोनों जी गांधी के नाम पर नहीं है। ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है जो इन्होंने सीखा है अंग्रेजों से कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल काम करो जिससे भविष्य में विवाद पैदा हो। नेहरू से लेके राजीव गांधी तक 89 में अगर 2 साल जनता पार्टी के छोड़ दें तो 40 साल से अधिक लगातार कांग्रेस का राज रहा है। राजीव गांधी जाते जाते प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट बना गए, समाज में झगड़े की जड़ छोड़ गए। और कभी दलित ये याद कभी नेहरू को नहीं आई, कभी इंदिरा गांधी को नहीं आई, राजीव गांधी को अपने कार्यकाल के आखिर में आई। अब आपको मालूम है कि इस एक्ट का कितना दुरुपयोग किया गया और वास्तव में जितना प्रोटेक्शन शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए था, जितना संरक्षण उनको कानून का मिलना चाहिए था, वो वास्तव में नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस पूरी दुनिया में ये क्रेडिट लेती है कि हमने ये किया। तो एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करना, एक विवाद का काम पैदा करना जो अंग्रेज छोड़ गए थे देश में, जो आज भी हम लोग झेल रहे हैं, और जिसको प्राइम मिनिस्टर हटाने का अभियान चलाए हुए हैं, डीकोलोनाइजेशन, जिस तरीके से उन्होंने मैकॉले की एजुकेशन व्यवस्था के बारे में बात की है, तो उसी नियत से पहले, और आज लोगों को जानकारी नहीं है, ग्रामीण रोजगार की योजनाएं भारत में 1952 से चल रही हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। केवल जब ये सोनिया गांधी की सरकार बनी 2004 में, तब पहले नरेगा आया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आया। उसके बाद ये हुआ कि साहब इसको जो है कानून का दर्जा दिया जाए और राइट टू एम्प्लॉयमेंट बना दिया जाए। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया गया। उसके बाद इसका नाम बदल के महात्मा गांधी कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। केवल ये है कि ये बताने के लिए कि गांधी को बीजेपी से खतरा है। और ये 50 के दशक में जनसंघ की स्थापना के काल से आज तक यही आलाप रहे हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अटल जी 57 में पहली बार चुनाव लड़े थे लखनऊ लोकसभा का। उसके बाद वो आए वापस 1991 में। वो लगातार लखनऊ लोकसभा सीट से 5 बार इलेक्शन लड़े, 5 बार जीते। 91, 96, 98, 99, 2004। जब भी वो आते थे और जिस दिन वो नामांकन भरने आते थे, कांग्रेस का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है अपनी फाइल खोलता था और कहता था कि अटल जी ने तो 47 में माफी मांगी थी अंग्रेजों से। और फिर लगता नारा कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये नारा लगाने वाले राज बब्बर भी थे, जो 96 में अटल जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे लखनऊ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। तो ये इनका इतिहास है, ये विवाद पैदा करना। इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें जो है पहली बात तो जो साल में 100 दिन की गारंटी थी एम्प्लॉयमेंट की, उसको बढ़ा के 125 दिन किया गया है। और दूसरी बात यह है कि इस बिल से में जो है एक प्रोविजन ये किया गया है कि गांवों के एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जो डिस्टॉर्शन आ गया था, कि अब ये हो गया है कि गेहूं और धान की बुवाई और कटाई के समय इस योजना पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, ताकि गांव में कृषि कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध हो सके। दूसरा काम, इसका जो प्लानिंग फ्रेमवर्क है उसको बदला गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को बदला गया है।
नेशनल लेवल पे स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, और इसका ओवरऑल जो है जो जो इसकी मॉनिटरिंग है और जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उन सबका जो है को पूरी तरीके से डिजिटाइज किया गया है, और इसको पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी जोड़ा गया है। और ये केवल और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, जो जो टोटल घोटाला होता था कि बस मट्टी खोदो, मट्टी डालो और जो है पैसा दे दो, और ये सब काम कागजों पे होता था। अब इसमें पैसा केवल खर्च होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, या जिनसे रोजगार पैदा हो, ऐसे फिक्स्ड एसेट क्रिएट किए जाने वाले कार्यक्रमों में ही इसका इस्तेमाल होगा। और दूसरा, पहले अब तक ये 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब इसमें 60-40 हो गया है, 60 केंद्र सरकार, 40 स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट जो भी किसी भी दल की सरकार हो, अगर वो चाहती है कि उसकी लोकप्रियता बढ़े और लोगों को रोजगार मिले, तो वो भी पैसा अपना लगाएंगे। तो ये इन्होंने तो रेवड़ी की तरह बांटा है। मैं खाली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2008-9 में आंध्र प्रदेश में जो राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, जो कि क्रिश्चियन था, उसको उस समय केंद्र सरकार से महीने में 9,000 से 10,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिल रहा था। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी वो जो है इतना बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन यूपी को बहुत मुश्किल से 4 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच में मिलता था। तो इन्होंने, कांग्रेस ने देश की प्लानिंग प्रोसेस का, डेवलपमेंट प्रोसेस का, सरकारी और जनता के पैसे का प्रयोग केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया है, और अपने कार्डर में पैसा बांटने के लिए किया है। बड़े पैमाने पे लीकेज होता था। मनरेगा में जो 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 फ्रॉड हुआ है और जो फर्जी काम कराया गया, फर्जी पेमेंट किया गया है, इसको लेकर के सीबीआई इंक्वायरी चल रही है झारखंड में, यूपी में भी है। ममता बनर्जी ने इसके ऊपर जो है बड़ा घोटाला किया था। 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इनका रोक लिया था। इनको ये परेशानी हो रही है कि अब लूटने का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, और इन्होंने बड़ा जो है 2005 से लेकर के और 14 के बीच में इसको बड़ा मुद्दा बनाया था कि जैसे हमने कौन सी बड़ी क्रांति ला दी है। 2005 में जब ये लागू हुआ था, तब उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इन्होंने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया, मुलायम सिंह यादव ने, कि इससे कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, हमें नुकसान होगा। उस समय सलमान खुर्शीद केंद्रीय मंत्री थे, वो लखनऊ आए, उन्होंने कहा कि हम, अगर ये लागू नहीं किया जाएगा तो हम धरना देंगे। जब उन्होंने दबाव बनाया, तब मुलायम सिंह यादव इस योजना को लागू करने पे सहमत हुए। ये तो इनका इतिहास रहा है। तो ये लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1952 से चल रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और केंद्र सरकार ने इस योजना को और बेहतर बनाया है। इसमें लूट के सारे प्रावधानों को एकदम समाप्त कर दिया है। पूरी यही जवाबदेही, तो प्रॉब्लम है, ये समस्या है यही इनकी। यही तो प्रॉब्लम है। ममता यही बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार योजना ही रहेगा। नहीं, ये उनके हाथ में नहीं है। अगर वो 100% फंडिंग कर सकती हैं, तो अपना नाम रख लें, लेकिन यदि उनको केंद्र सरकार से 60% का अगर अंशदान चाहिए, तो उनको केंद्र सरकार की शर्तों को मानना पड़ेगा। और बाबा जी, ये जो प्रियंका वाड्रा कह रही थी आज दोपहर के राज्यों को इसमें क्यों लिया गया, राज्यों का अंश की बात जब आएगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, राज्य कहां से लाएंगे? तो उनको क्या मालूम पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं इस विषय के ऊपर। बिल्कुल सर, देखिए, प्रियंका गांधी को एबीसी पता नहीं है। वो कुछ ना नहीं पता तो उनको। जानती हैं कुछ, ना वो सीखना भी चाहती हैं, और उनके इर्द गिर्द उन्होंने लोग ऐसे भर रखे हैं जो उनको कुछ बता भी नहीं सकते, वो सब भी वही हैं। सर, मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। कर्नाटक की सरकार ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जो जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वो नहीं चलेंगे। क्यों साहब, क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जन औषधि है, और जहां भी प्रधानमंत्री जन औषधि होती है, वहां मोदी जी की फोटो लगी होती है। सर, आम पब्लिक को नरेगा मनरेगा बंद हो जाएगी, या नरेगा मनरेगा का स्वरूप बदल गया, या नरेगा मनरेगा में से गांधी का नाम हट के जी राम जी का आ गया, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता।
परंतु यदि आप सर जन औषधि को बंद करते हैं तो आपको मालूम है एक एक हर दुकान पे हजारों हजार कस्टमर हैं जो कि जिनको 100 रुपए की दवाई 10 रुपए मिलती है। मैं खुद जन औषधि का कस्टमर हूं और मुझे मालूम है जन औषधि की वजह से मेरा कम से कम 1500 रुपए महीने की बचत है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि नहीं इसको बंद कर दो। अच्छा, इतनी लंबी लिस्ट पढ़ के बताइए शिवराज चौहान ने, जी कितने हवाई अड्डे, कितने स्टेडियम, कितने चौक, कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, इनके सर स्पोर्ट्स के पुरस्कार। अवार्ड भी उन्हीं के नाम है, स्पोर्ट्स के अवार्ड भी राजीव गांधी के नाम है। राजीव गांधी कौन से कबड्डी खेलते थे कि उनके नाम पे जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया? कौन से खिलाड़ी थे भैया वो? सर मैं तो कहता हूं कि जितने भी है इस फर्जी नेहरू गांधी परिवार के नाम पे जितनी योजनाएं और जितने स्टेडियम, एयरपोर्ट, होटल, अस्पताल, जो कुछ भी है सबको बदलना चाहिए। एक परिवार का नाजायज कब्जा इस देश पे नहीं चलेगा। और आप बदल के देखिए सर, कोई चू नहीं करेगा, सारी पब्लिक खुश हो जाएगी, क्योंकि सारी पब्लिक में इस परिवार की पोल खुल चुकी है। ये वो परिवार है कि महात्मा गांधी अगर आज जीवित होते तो पॉक्सो में जेल में बंद होते। जो आदमी अपने संरक्षण में रहने वाली 16-18 साल की लड़कियों को के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग करता था और नंगा सुलाता था, वो पॉक्सो में बंद होता आज। वो तो शुक्र मनाइए कि पुराने जमाने में गांधी मौज लेके चले गए। इतना बड़ा करप्ट कैरेक्टरलेस आदमी हमारा जो है भारत का जो है राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी बन के बैठा हुआ है, और उसके नाम पे जितनी योजना। और आज वो सिद्धरमैया ने बोला है ना, नहीं उसने बोला है कि डीके शिव कुमार ने कि है हिम्मत तो वोट नोट में से भी गांधी की फोटो निकाल के दिखाओ। मैंने कहा ये ऐसे ही ललकारते थे 370 के लिए भी कांग्रेसी, तो जब योगी मोदी जी ने हटा दी और अयोध्या वाले मंदिर के लिए भी, हाँ तो ये मोदी बहुत अच्छा मौका है ये गांधी को हटा के, और बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां हुई इस देश में। गांधी तो एक विभूतियां क्या, भगवान राम की लगाए ना, क्या दिक्कत? हाँ, क्या भगवान राम की लगाए। ये देश राम का है। ये कांग्रेसियों के होंगे राष्ट्रपिता और महात्मा, हमारे तो राम है, कृष्ण है। राम से बड़े थोड़ा थे। बाबा जी 2 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और गांधी जयंती का दिन था। कल्याण सिंह ने कहा कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, महात्मा गांधी भारत के सपूत तो हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। उस जमाने में सोशल मीडिया और इंटरनेट नहीं था तो आज लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन उस समय भी कल्याण सिंह को इस बयान को लेकर के बहुत शोर मचाया गया था। और 1995 में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने गांधी जो समाधि पे हमला किया था और जो वहां पे दीपक जलता रहता है साल में 12 महीने, उसको तोड़-फोड़ दिया था। ये और इसकी पिक्चर तो नेट पे मिल जाएंगी, जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमला किया था गांधी समाधि पर दिल्ली में राजघाट में। ये हमेशा से विवाद में रहा है, कोई नई बात नहीं है। उसके बारे में कभी नहीं बोलते ये लोग। बेशर्मी की बात क्या है भाई? इंदिरा गांधी की समाधि, राजीव गांधी की समाधि, संजय गांधी की भी समाधि, कितना बड़ा जो है यमुना का पुस्तड़ा घेर रखा है इन लोगों ने। क्या थे संजय गांधी? उनकी समाधि क्यों? सर इस नेहरू गांधी परिवार, फर्जी नेहरू गांधी परिवार के चंगुल से पूरे देश को मुक्त कराने की जरूरत है। वो पता नहीं कहां हुई थी क्रांतियां, और लेनिन की मूर्तियां तोड़ी गई थी ना बुलडोजर लगा के, गले में उसके रस्सा डाल के खींच के गिराई गई थी। ठीक वही काम करने की जरूरत है इस देश में। इस परिवार ने इस देश को इतना लूटा है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका भी, बाबा जी आपका भी, इतना समय निकालने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगा है, डिस्कशन अच्छा लगा है, तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बाबा जी के 2 चैनल हैं,
स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। तो उनको भी सहयोग करें, उनको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।